हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपको इस वीडियो में हम आपके सिलेबस में बैंकिंग पोर्शन में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में बैंक के बारे में बताया गया है। बैंक क्या है, बैंक का जन्म कैसे हुआ है, बैंक के कार्य क्या होते हैं और बैंक का हमारे जीवन में महत्व क्या है। ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहले आज हम देखते हैं कि बैंक क्या होती है। बैंक एक हमारे सामान्य सी भाषा में अगर देखा जाए तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि धन के लेन देन का कार्य करती है, जहां हम लोग अपनी अतिरिक्त राशि को जमा करते हैं और जब हमें आवश्यकता होती है तो उस अतिरिक्त राशि को हम बैंक से वापस ले लेते हैं। जितनी अवधि के लिए यह राशि बैंक में जमा होती है उतनी अवधि के लिए बैंक हमें उस पर ब्याज देती है। लेकिन कुछ ऐसे भी खाते हैं जिन पे ब्याज नहीं मिलता है, कुछ खाते हैं जिन पर ब्याज की दर ज़्यादा है और कुछ खाते ऐसे हैं जिन पर ब्याज की दर कम है। तो इन सारी बातों का हम धीरे धीरे करके सीरियल वाइज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो अगर हम बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में आपसे बात करें तो बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बेंच। एक विचारधारा है कि इटली में शुरुआत में लोग बेंच पर बैठकर, जो वहाँ के साहूकार या महाजन लोग हुआ करते थे, वे बेंच पर बैठकर धन के लेन देन का कार्य किया करते थे। उस समय मुद्राओं में प्रमुख मुद्रा सिक्के होते थे, तो उन सिक्कों को उन बेंचों पर वो सजा कर रखते थे। ठीक है, तो बेंच पर बैठकर लेन देन करना, मुद्राओं को बेंच पर सजा कर रखना, इन सारी क्रियाओं के कारण एक जो अर्थशास्त्रियों की मानसिकता थी कि इस कारण इसका नाम, बेंच के कारण ही इसका नाम बैंको पड़ा, जो बाद में बैंक हो गया। इसके बारे में और कई विचारधाराएं हैं, लेकिन इस विचारधारा को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है कि इटली में बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बेंच। ठीक है, उस टाइम यह मान्यता थी कि यदि किसी साहूकार का व्यवसाय बंद हो जाता था तो उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था, जिसे बैंकक्रप्ट शब्द की उत्पत्ति हुई। बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया नहीं, उस व्यक्ति का व्यवसाय बंद हो गया, वो बैंकक्रप्ट हो गया। ठीक है, इसके लिए उसकी बेंच को क्या कर देते थे, तोड़ दिया करते थे। तो इस तरह से एक ये जो भी अर्थशास्त्री रहे हैं उनके बीच की ये धारणा रही है। कुछ ने इसे और दूसरे तरीकों से माना है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है अन्य शब्दों से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुखता इसी मान्यता को दी गई है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है बेंच। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत में बैंकिंग व्यवसाय का उल्लेख मनुस्मृति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है ना। कौटिल्य चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति विज्ञान पर एक पुस्तक है। उसमें भी उस समय की वित्तीय व्यवस्था के बारे में, धन के लेन देन कैसे हुआ करते थे, उनके बारे में भी बैंक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बैंक शब्द के बारे में जान लेने के बाद हमें यह जानने की आवश्यकता है कि बैंक की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई और कैसे हुई। तो अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में आधुनिक बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना के साथ हुई थी। ठीक है ना, और उसके बाद फिर सन 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई। सन 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना की गई और सन 1965 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में बैंकों का क्रेज़ बढ़ता गया, इसके महत्व को लोग जानते गए और धीरे धीरे करके बैंकिंग व्यवसाय का जन्म होता गया। और बढ़ते बढ़ते ये बैंकिंग व्यवसाय आज किस स्थिति में है इसे हम और आप अच्छे से देख सकते हैं। वर्तमान समय में मानव जीवन का
वित्तीय लेन देन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर बैंक ने अपना हस्तक्षेप न किया होगा। बैंक के कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, ठीक है ना। अगर इसे हम बैंक का आशय के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम लिखेंगे सरल शब्दों में बैंक एक ऐसी संस्था है जो धन के लेन देन का कार्य करती है। यह व्यक्तियों से प्राप्त राशि को जमा के रूप में स्वीकार करती है और इसे उन व्यक्तियों को ऋण के रूप में भुगतान करती है जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। इसका मतलब यह है कि बैंक क्या करती है, हमारे और आपके द्वारा जो कमाया गया धन है जिसे हम अपने उपभोग से बचाकर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु संचित करना चाहते हैं, उस बचत की राशि को हम बैंक में जमा करते हैं। बैंक इस धनराशि को स्वीकार करती है और उस तमाम लोगों से प्राप्त हुई उस धनराशि को किसी ऐसे व्यक्ति को ऋण के रूप में प्रदान करती है जिसे उस धन की आवश्यकता हो। वो व्यक्ति उस धन को उत्पादन कार्य में लगाएगा या अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में लगाएगा। जो धनराशि हम लोग बैंक में जमा करते हैं उस पर बैंक कम ब्याज देती है, लेकिन उसी धन को जब वो बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को ब्याज के रूप में देती है, ठीक है ना, ब्याज पर देती है, तो उससे ज़्यादा ब्याज की राशि लेती है। तो हमें दिया गया ब्याज की राशि और बैंक द्वारा जिस व्यक्ति को दिया गया उससे लिया गया ब्याज की राशि, दोनों का जो अंतर होता है वही बैंक का फायदा होता है। मीन्स बैंक दूसरों की धनराशि से व्यवसाय करती है। हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उस पैसे से ही बैंक दूसरे व्यक्तियों को ऋण देकर व्यवसाय करती है, ठीक है। तो ये रहा इसका एक सिंपल सा आशय, और इसको दो परिभाषाओं के द्वारा अगर हम परिभाषित करना चाहें तो प्रोफेसर कैंट ने लिखा है, बैंक एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य कार्य सामान्य जनता की निष्क्रिय मुद्रा का संचय करके इसे दूसरों को व्यय करने के लिए उधार देना है। और दूसरी परिभाषा भारतीय बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 के अनुसार अगर हम कहें तो ये है कि बैंक एक ऐसी संस्था या कंपनी है जो मुद्रा देने या निवेश करने हेतु इसे जनता से जमा पर प्राप्त करती है तथा जो इसका भुगतान मांगने पर या चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा करती है, ठीक है। ये परिभाषा बता रही है कि एक ऐसी संस्था है जो कि मुद्रा को उधार देने या निवेश करने हेतु जनता से जमा प्राप्त करती है। व्यक्ति को उधार देने हेतु या उसके निवेश के रूप में, निवेश क्या होता है, जो हम अपनी धनराशि को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए जमा करते हैं, तो हमारा निवेश है, ठीक है। और मांगने पर, जब व्यक्ति पैसा जमा कर दिया है तो जनता जमा पर प्राप्त करती है तथा जो इसका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा करती है। भुगतान प्राप्त करने के भी कई माध्यम हैं जिनमें कुछ माध्यमों को इसमें इन्होंने यूज किया, जैसे चेक के माध्यम से हम धनराशि निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं, या आदेश द्वारा बैंक में जाकर भी हम धनराशि को वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। अतः उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बैंक वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो मुद्रा तथा साख संबंधी व्यवसाय करती है। यहाँ पे एक शब्द जानने की आवश्यकता है, मुद्रा में तो व्यवसाय करती है, साथ ही साथ साख क्या होता है। साख को इंग्लिश में बोला जाता है क्रेडिट, साख को बोलते हैं क्रेडिट। साख मतलब होता है उधार प्राप्त करने की क्षमता। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो बचपन में हम लोग कभी कभी कहा करते थे कि जाइए वहाँ से सामान ले लीजिए, वहाँ पे हमारी इतनी क्रेडिट है। क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर उधार लेने की हमारी इतनी क्षमता है, ठीक है ना। तो क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार प्राप्त करने की क्षमता। तो मुद्रा तथा साख संबंधी व्यवसाय करती है, मीन्स ये उधार धन के लेन देन करने के लिए भी कार्य करती है। बैंक की सेवाओं या बैंक के कार्य, अगला पॉइंट हमारा होता है कि बैंक के कार्य कौन से हैं। बैंक के कार्य के बारे में हम आपसे बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय एक बैंकिंग युग है। इस समय व्यक्तियों के बीच में या हमारे आपके बीच में बैंकिंग क्रियाकलाप इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बैंक के कार्यों का सही वर्णन ग्रुप में डिवाइड करके किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। वर्तमान समय में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने भी वित्तीय कार्य हैं लगभग वो सारे कार्य बैंक कर रही है। जैसे बैंक हमारा हाउस टैक्स जमा कर देती है, हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट कराने के बाद जमा कर देती है,
हमारा मोबाइल बैंक रिचार्ज करा सकती है, ठीक है ना, वाटर टैक्स हमारा जमा कर देती है, और हमारे द्वारा जो भी धन का हस्तांतरण करना है, धन प्राप्त करना है, कलेक्शन करना है, शेयर में ट्रांजैक्शन करना है, डिबेंचर में ट्रांजैक्शन करना, उसके डिविडेंड को गेन करना है, ठीक है, सारे हिसाब किताब बैंक लगभग हमारे आपके जीवन में सारे कार्य हमारे आपकी जो ज़रूरत की कार्यों को सहूलियत में बदलने के लिए कर रही है। तो इसके कार्यों को कुछ लाइनों में व्यक्त करना एक मुश्किल कार्य है, फिर भी अर्थशास्त्रियों ने इसके कार्यों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना। वर्तमान समय में बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी इसे निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो अर्थशास्त्री उन्होंने मोटे तौर पर इसे 4 भागों में बांटा है। पहला कार्य है प्राथमिक कार्य, दूसरा एजेंसी संबंधी कार्य, तीसरा सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, और चौथा है आधुनिक कार्य, ठीक है ना। इस तरह से इन 4 भागों में बैंक के कार्य को बांटा गया है। अब हम इनमें से प्रत्येक कार्य को नंबर से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक के प्राथमिक कार्य। बैंक के प्राथमिक कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत 2 कार्य आते हैं। पहला हमारा है जमा स्वीकार करना और दूसरा है ऋण देना, ठीक है। बैंकें क्या करती हैं? प्राथमिक कार्य के अंतर्गत 2 कार्य करती हैं। पहला कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना। मीन्स हम जैसे तमाम लोग जो बैंक के पास राशि जमा करते हैं, बैंकें क्या करती हैं? उस राशि को विभिन्न खातों के माध्यम से हमारी राशि को अपने खाते में अपने पास जमा कर लेती हैं, ठीक है। अगर खातों की बात करें तो बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? इसमें पहला खाता है सावधि जमा खाता, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। जैसे धनराशि को 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। इसमें कुछ योजनाएं भी होती हैं। धनराशि इतने दिनों में दुगुना हो जाएगी, इतने समय में तिगुना हो जाएगी। तो और इस खाते पर ब्याज की दर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसमें जितने खाते बताए गए हैं सबसे ज़्यादा ब्याज दर किस पे मिलती है? सावधि जमा खाते में। इस खाते की विशेषता क्या होती है? इसमें राशि एक निश्चित समय के लिए जमा कर दी जाती है, ठीक है ना। और अगर चाहें तो बीच में उस राशि को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा उसमें राशि कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है, और ये राशि बीच में आपको मिल भी जाती है। इस राशि पे आप लोन, इस खाते में जो डिपॉजिट अमाउंट है इस पर आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सावधि जमा खाता वो खाता है जिसमें राशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। इस पर जो ब्याज की दर होती है वो सभी खातों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दूसरा खाता होता है करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट मीन्स चालू खाता, ठीक है। ये खाता बेसिकली व्यापारियों के लिए होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका रेगुलर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लेन देन होता रहता है, ठीक है ना। दिन भर में हजारों बार पैसे जमा होते हैं, हजारों बार पैसे निकाले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये खाता सबसे अच्छा होता है, चालू खाता, करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, हमें जितने भी चेक मिलते रहते हैं उन सारे चेक्स को हम अपने खाते में जमा कर देते हैं और चेक इशू करते रहते हैं, हमारे खाते से पैसे कट के जाते रहते हैं। इस खाते की विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो ये व्यापारियों के लिए होता है। दूसरी विशेषता, इस खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है, ठीक है ना। इस खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है, बल्कि आपको आवश्यकता अनुसार धनराशि जमा करने और लगातार निकालते रहने के कारण आपको जो सुविधा प्रदान करता है उस सुविधा के लिए अपना कुछ चार्ज काट लेता है, ठीक है। मीन्स यह खाता एक ऐसा खाता है जिसमें ब्याज तो नहीं मिलता, लेकिन सर्विस के नाम पे कुछ धनराशि काट लिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है। इस खाते की एक विशेषता और होती है, वो होती है अधिविकर्ष सुविधा। अधिविकर्ष सुविधा को अभी हम आगे इसके ऋण देने वाले पोर्शन में अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका बचत खाता, इसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। स्टूडेंट्स, आपने भी स्कॉलरशिप के लिए अपना सेविंग अकाउंट बैंक में खोल रखा है।
ठीक है। इस खाते को खोलने की विधि क्या है? लगभग सभी खातों को खोलने की विधि वही है, बैंक एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, उसमें सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, अपनी फ़ोटो लगानी पड़ती है, 1-2 विटनेस गवाह के रूप में होते हैं, ठीक है ना, जिनका उस बैंक में पहले से खाता होता है। और इन सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद एक हम निश्चित अमाउंट बैंक के पास उस फॉर्म के साथ जमा कर देते हैं और बैंक हमारा क्या करता है, अपने यहाँ एक खाता खोल लेता है, ठीक है ना, हमें एक पासबुक इशू कर देता है और अगर ट्रांजैक्शन इस तरह से होने हैं तो एक चेकबुक भी दे देता है। आजकल एटीएम की फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं बैंक के द्वारा, ठीक है। तो बचत खाता ये स्टूडेंट्स आपने खोल रखा है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी। ये इस खाते की जो विशेषता होती है वो विशेषता ये है कि इसमें धनराशि आप जब चाहें जमा कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप हफ्ते में मीन्स सप्ताह में 2 बारी केवल धनराशि को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपसे चार्ज काट लेता है, ठीक है। अभी इसके पैसे निकालने के रूल लगातार समय समय पर चेंज होते रहते हैं। अभी कुछ और नियम है, कुछ दिन बाद कुछ और नियम हो सकता है। तो ये रूल्स जो है निकालने वाले ये स्टेबल नहीं है रूल्स, लेकिन ये कि आप जमा करने के लिए हफ्ते में आप कई बार इसमें धनराशि को जमा कर सकते हैं। ये खाता बेसिकली ऐसे लोगों के लिए होता है जिनकी इनकम कम है ना, जो अपनी छोटी छोटी बचतों को बड़ी धनराशि के रूप में इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके लिए ये खाता बेसिकली होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका घरेलू बचत गोलक खाता, ठीक है ना। घरेलू बचत गोलक खाता, ये इस खाते का प्रयोग वर्तमान समय में तो बंद हो गया है, लेकिन इनका आपको जानना जरूरी है। घरेलू बचत खाता, बचत गोलक खाते का जो सिस्टम है, इसमें क्या करता है, बैंक अपने खाता धारक को एक गुल्लक दे देता है, ठीक है ना। उस गुल्लक में ताला बैंक के द्वारा लगाया गया होता है और उसकी चाबी बैंक के पास होती है। गुल्लक में ताला लगा के बैंक आपको दे देती है, उसे आप अपने घर ले आते हो और अपने द्वारा बचाई गई धनराशि को थोड़ा थोड़ा करके उसमें आप डालते रहते हो। जब गुल्लक भर जाता है तो आप उस गुल्लक को लेके बैंक के पास जाओगे और बैंक क्या करेगा, उसमें चाबी लगा के उसकी सारी राशि को निकाल लेगा, निकालने के बाद उसे आपके खाते में जमा कर देगा, ठीक है। और जमा करने के बाद फिर गुल्लक को लॉक करके आपको दे देगा। तो ये ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स हुए, छोटी मतलब महिलाएं हुई, या और जिनकी इनकम बहुत छोटी होती है, ठीक है, छोटी इनकम वाले लोगों के लिए होती है, थोड़ा थोड़ा करके अपनी धनराशि को बचाते रहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका आवर्ती जमा खाता, इसको आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है ना। आरडी प्लान के नाम से भी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए और एक निश्चित अवधि के अंतराल पे धनराशि जमा होती रहती है। जैसे 3 साल के लिए 100 रुपया प्रतिमाह या 100 रुपया तिमाही, ठीक है। इस तरह से इसमें एक अमाउंट फिक्स होता है, वो अमाउंट और एक टाइम भी फिक्स होता है। उस टाइम के टाइम गैप पे लगातार पैसा जमा होता रहता है और इस खाते की पूर्ण अवधि एक होती है, पूरा होने की एक अवधि होती है। उस अवधि के बाद इस पर जितनी आपकी जमा की हुई राशि और इस पर जो लगे हुए ब्याज की राशि वो आपको एक मुश्त वापस कर दी जाती है, ठीक है ना। ये योजना बैंक के द्वारा भी चलाई जाती है और ये योजना डाकघर के द्वारा भी चलाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रतिदिन बचत जमा खाता, ठीक है। ये भी वर्तमान समय में खुला हुआ एक खाता है। इसमें क्या करता है, बैंक अपना एक कोई व्यक्ति नियुक्त कर देता है, वो क्या करता है, डेली जाके लोगों के पास कलेक्शन करता है, उसे अपने रजिस्टर में नोट करता रहता है और उसे ले आके बैंक में जमा कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक नया प्रारूप है, इसमें बैंक के द्वारा किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। जैसे दुकानदार वगैरह होते हैं तो उनके लिए एक मुश्त धनराशि को निकालना कठिन होता है, वो डेली के प्राप्त होने वाले लाभों में से कुछ राशि अपना इन्वेस्टमेंट के रूप में निकालते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये खाता बहुत अच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है, बैंक के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, ठीक है ना, एजेंट के रूप में वो जाता है और हर घर से या हर व्यक्ति से कुछ धनराशि वो लेकर रजिस्टर में नोट करता रहता है और उस धनराशि को लेकर बैंक में जमा कर देता है। ये डेली बेसिस पे काम होता है। नेक्स्ट है वार्षिकी या निवृत्ति योजनाएं। ये भी एक ऐसी एन्युटी रिटायरमेंट प्लान बोलते हैं इसको। जैसे कोई व्यक्ति रिटायर हो गया या किसी ने अपनी कोई संपत्ति को बेचा और एक ह्यूज अमाउंट, एक बड़ी राशि उसको प्राप्त होती है, तो उस राशि को क्या करता है, वो बैंक में जमा कर देता है एक मुश्त, और उससे मिलने वाले ब्याज को पेंशन के रूप में वो अपने लाइफ टाइम तक यूज करता रहता है, ठीक है ना। तो ये बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक योजना है जो एक मुश्त राशि बैंक में जमा कर देते हैं और उससे प्राप्त होने वाले ब्याज को पेंशन के रूप में यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि बैंकें विभिन्न माध्यमों से राशियों को जमा करती हैं। ये सारे खाते हैं जिन खातों के माध्यम से राशि हमारी जमाओं को स्वीकार करती हैं।
ठीक है। बैंक का दूसरा कार्य होता है ऋण देना। ऋण देने के अंतर्गत बैंक क्या करती हैं कि इसके लिए भी कुछ ऑप्शंस अडॉप्ट करती हैं। जैसे पहला है आपका नकद साख। नकद साख की अगर हम बात करें तो नकद साख के अंतर्गत बैंकें क्या करती हैं कि एक निश्चित राशि ऋण के रूप में स्वीकृत करती हैं और ऋण लेने वाले व्यक्ति के खाते में उस राशि को जमा कर देती हैं। बात इसमें यह होती है कि धनराशि को ऋण लेने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे करके जब उसको आवश्यकता होती तब वो धनराशि उसमें से निकालता रहता है। और सुविधा इसमें यह है कि उसके द्वारा निकाली गई राशि पर ही ब्याज देना होता है उसको, ठीक है। तो ये एक नकद साख की फैसिलिटी है जिसमें आपको लिखना क्या है कि बैंक ऋण की राशि को स्वीकृत करके एक मुश्त राशि उस व्यक्ति के खाते में जमा कर देती है और व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार धनराशि को निकालता रहता है। उसके द्वारा निकाली गई राशि पर ही बैंक ब्याज लेती है, ठीक। अगला है साधारण ऋण या अग्रिम। इसके अंदर क्या होता है, बैंक आपको एक मुश्त राशि दे देती है, ठीक है। उस राशि को ले आकर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिस पर बैंक आपसे क्या करती है, ब्याज लेती है, जब तक आप उस धनराशि को जमा नहीं कर देते हैं। एक साधारण सा ऋण है, अग्रिम है। अगला है बैंक अधिविकर्ष की बात करें तो बैंक अधिविकर्ष के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक अधिविकर्ष की जो सुविधा प्रदान की जाती है वो कहाँ पर प्रदान की जाती है, चालू खाते पर प्रदान की जाती है ना। अधिविकर्ष की सुविधा क्या होती है, ये भी एक ऋण की योजना है। इसके अंतर्गत एक लिमिट बनाई जाती है और ये लिमिट तय की जाती है उस ग्राहक के द्वारा किए जाने वाले ट्रांजैक्शन से। जैसे कोई व्यापारी है, ठीक है, कोई व्यापारी है और उस व्यापारी का महीने भर में आप देख रहे हैं तो 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। 10 लाख रुपए का माल वो महीने भर में बेच लेता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करता है कि इस राशि को देखकर, उसके द्वारा किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस की राशि को देखकर एक लिमिट तय करता है, ठीक है ना। जैसे लिमिट में उसने तय किया कि हम आपको 2 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे सकते हैं। बैंक अधिविकर्ष इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट ना, ओडी शॉर्टकट में बोलते हैं, ओडी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 2 लाख रुपए तक दे सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि भले व्यक्ति के खाते में 1 रुपया भी ना हो ना, लेकिन व्यक्ति के द्वारा काटे गए 2 लाख रुपए तक के चेकों का भुगतान बैंक अपने पास से करता रहता है, ठीक है ना। जब तक सपोज दैट व्यापारी के खाते में जो पैसा जमा है, उसने चेक काट दिया, सारा पैसा निकल गया, उसके बाद 1 पैसा भी उसके खाते में नहीं है, फिर भी उसके द्वारा काटे गए चेकों को बैंक 2 लाख रुपए तक के चेक के अमाउंट को पे करता रहता है। ये 2 लाख रुपए उस व्यापारी के ऊपर क्या हो जाता है, लोन हो जाता है और इस पर एक निश्चित ब्याज की दर होती है, जिससे जब तक इस अमाउंट को जमा नहीं किया जाता तब तक बैंक क्या करती है, उस ब्याज की राशि को वसूल करती रहती है, ठीक है ना। तो ये रहा एक अलग तरह का लोन जो कि प्रोवाइड किया जाता है किस पे, चालू खाते पर। और चालू खाता किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, व्यापारियों के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विनिमय विपत्रों का भुनाना। पिछली कक्षाओं में आपने विनिमय पत्र चैप्टर के बारे में पढ़ा था अकाउंटेंसी में, ठीक है। जब भी लेन देन किए जाते हैं तो एक व्यक्ति जो माल को खरीदता है उसके ऊपर माल बेचने वाला व्यक्ति एक विपत्र लिखता है जिसपे वो स्वीकृति देता है और वो माल बेचने वाले के लिए बिल्स रिसेबल होता है और माल खरीदने वाले व्यक्ति के लिए जो स्वीकृति दे रहा है उसके लिए बिल्स पेबल होता है। उस बिल को बैंक से क्या करता है, भुना लेता है। भुनाने की प्रक्रिया को आपने पिछली कक्षाओं में देखा था कि वहाँ पे जैसे 1000 रुपये का चेक है तो 950 रुपये में बैंक से भुना लेता था, 50 रुपये बैंक अपना कमीशन काट लेता था, ठीक है। डिस्काउंट बोलते थे उसको वहाँ पे क्वेश्चन में। तो विनिमय पत्रों का भुनाना मीन्स आपके पास विनिमय पत्र है, आप उस विपत्र को बैंक से भुना कर भी ऋण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीके रहे प्राथमिक कार्य के अंतर्गत कि बैंक प्राथमिक कार्य में 2 कार्य करती है, एक जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करने का कार्य इन खातों के माध्यम से करती है और ऋण देने का काम इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको बैंक का आशय, बैंक की उत्पत्ति और बैंक के कार्यों में बैंक के प्राथमिक कार्य के बारे में जानकारी मिल चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।